नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका मिस्टिक क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसकी खुद की रिसर्च ने उसके खूनी को पकड़ने में मदद की। यह पूरी कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। तो पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। यह कहानी है डॉक्टर हेलेना ग्रीनवुड की, जो कि एक डीएनए फॉरेंसिक रिसर्च के लिए काम करती थी। हेलेना का जन्म 26 अगस्त 1949 में लिमिंगटन, लंदन में हुआ था। हेलेना बचपन से बहुत होशियार थी। हेलेना ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपनी डॉक्टरेट इन केमिकल पैथोलॉजी की डिग्री हासिल की थी। वो डीएनए रिसर्च पर एज ए लीडर काम कर रही थी। हेलेना अपने हाई स्कूल के दिनों से ही एक लड़के को डेट कर रही थी, जिससे कि उसने आगे चलकर शादी भी की। हेलेना के पति का नाम रॉजर फ्रैंकलिन था, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्चर था। हेलेना अपने पति के साथ एथरटन, कैलिफोर्निया में रह रही थी। 7 अप्रैल 1984 शनिवार की रात रॉजर अपने बिजनेस के चलते वाशिंगटन डीसी गया हुआ था। हेलेना अपने घर में अकेली थी। दिन भर के काम पूरे करके हेलेना अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। करीबन 1 घंटे बाद हेलेना की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि कोई लंबा सा आदमी मुंह पे मास्क लगाए उसके रूम में घुस गया है। उस आदमी की एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में टॉर्च थी। उसे देख के हेलेना बहुत डर जाती है। वो आदमी पहले तो हेलेना से पैसों की मांग करता है, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। हेलेना बताती है कि उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो आदमी उसकी एक नहीं चलने देता। इस घटना के थोड़ी देर बाद हेलेना पुलिस और अपने दोस्त टॉम क्रिस्टोफर को कॉल करके अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। जैसे ही टॉम को इस बारे में पता चलता है, टॉम हेलेना को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरे दिन हेलेना वापस अपने घर जाके अपने कपड़े पैक करने लगती है, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी। टॉम घर के निचले फ्लोर पे उसका वेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पे जाती है जहाँ से वो मास्क वाला आदमी घर में घुसा था। टॉम खिड़की के पास रखी हुई किटली को देखता है और हेलेना को आवाज़ लगाता है। हेलेना उसे बताती है कि ये किटली हमेशा विंडो पे लटकी रहती है। दोनों को समझ आता है कि घर में घुसते टाइम उस मास्क वाले आदमी ने आवाज़ न हो इसलिए वो किटली नीचे ज़मीन पर रख दी थी। टॉम बिना टाइम गवाए पुलिस को कॉल करता है और इस बारे में उन्हें जानकारी देता है। कैप्टन स्टीव चपुत उस टाइम के एक डिटेक्टिव थे, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज भी थे। वो इस किटली से कुछ फिंगरप्रिंट निकालने में कामयाब होते, लेकिन वो फिंगरप्रिंट उनके रिकॉर्ड में किसी से भी मैच नहीं होते। पुलिस ने और छानबीन करने की कोशिश की, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वक्त के साथ ये केस भी ठंडा हो गया। इसी दौरान हेलेना अपने पति रॉज फ्रैंकलिन के साथ सैन फ्रांसिस्को से 500 मील दूर डेल मार, कैलिफोर्निया में रहने चली जाती है। वहाँ जाके हेलेना जेन प्रोब नाम की एक मेडिकल रिसर्च लैब में रिसर्च करना चालू कर देती है। 10 महीने गुजर जाते हैं। लगभग 10 महीने बाद पुलिस को एक खबर मिलती है, जो कि चपुत का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। एक आदमी जो कि लगभग 40 साल का होगा, वो 13 साल की लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ पकड़ा गया था। उसका नाम डेविल पॉल फ्रेडियानी था। चपुत फ्रेडियानी को स्टेशन लेके आता है। उसकी कद काठी देख चपुत को हेलेना ने उस मास्क वाले आदमी का बताया हुआ हुलिया याद आ जाता है, जो कि डेविड से हूबहू मेल खा रहा था। उसकी पहचान करने के लिए चपुत हेलेना को सैन फ्रांसिस्को बुला लेता है। हेलेना को डेविड और उस मास्क वाले आदमी में कुछ बातें मेल खाती दिखाई देती है, पर वो कोई भी ठोस बात पे नहीं पहुंच पाती। फिर पुलिस हेलेना के घर पे किटली पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो फिंगरप्रिंट्स डेविड के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखते हैं और साथ ही हेलेना के घर पर मिले स्पर्म के सैंपल का ब्लड ग्रुप भी उसके ब्लड ग्रुप से मैच होता है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। जी हाँ, स्पर्म सैंपल से भी ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। और इसी के साथ पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लग जाती है। उंगलियों के निशान और ब्लड ग्रुप दोनों भी मैच हो जाते हैं। यह सबूत डेविड पे कार्रवाई करने के लिए काफ़ी थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर चपुत और उसकी टीम डेविड को अरेस्ट कर लेती है। उधर हेलेना को भी इस बारे में बताया जाता है और उसे गवाही देने के लिए सैन फ्रांसिस्को बुलाया जाता है, लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। 22 अगस्त 1985 की सुबह हेलेना और उसका पति रॉजर अपने काम के लिए निकलने की तैयारी करते हैं।
रॉजर लगभग 8:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जो कि सैन क्लेमेंटे में था। हेलेना भी निकलने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसीलिए उसके ऑफिस के कलीग्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन हेलेना का कोई अता पता नहीं था। उसके स्टाफ मेंबर्स को उसकी चिंता होने लगी थी क्योंकि हेलेना अकेली थी जिसने कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया था। हेलेना के स्टाफ मेंबर रॉजर को कॉल करते हैं और उसको इस बारे में जानकारी देते हैं। रॉजर अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और क्या बात है ये चेक करने के लिए घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंच जाता है, घर के अंदर जाने के लिए वो मेन गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद मेन गेट जाम हो गया है, इसलिए वो साइड की दीवार से कूद के अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो जो देखता है उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि हेलेना की किसी ने हत्या की है। गेट जाम न होकर वो हेलेना की बॉडी से ब्लॉक हुआ पड़ा था और हेलेना के ऑफिस के सारे पेपर आंगन में बिखरे पड़े थे। ये नज़ारा देख रॉजर बहुत घबरा गया और उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौका वारदात पे आती है और छानबीन चालू कर देती है, लेकिन उनको हेलेना के टूटे हुए नाखून के अलावा कोई सबूत नहीं मिलता। न उंगलियों के निशान मिलते हैं, न पैरों के निशान मिलते हैं, न कुछ और। टूटे हुए नाखून में कुछ खून के छींटे होते हैं। शायद हेलेना की खूनी के साथ हुई हाथापाई में उसने वो नाखून से खूनी को दबोचा होगा और इसी चक्कर में उसका नाखून टूट गया हो। लेकिन उस टाइम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी जिससे इतने छोटे सैंपल पर टेस्ट किया जा सके। हेलेना को कौन मार सकता है, ये सवाल पुलिस के दिमाग में चल रहा था और उनके शक के दायरे में बस एक इंसान था और उसका नाम था डेविड पॉल फ्रेडियानी। उनको पूरा भरोसा था कि बेल पर आज़ाद हुआ डेविड ही ये काम कर सकता है, पर उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हेलेना का जब खून हुआ था उस टाइम वो सैन फ्रांसिस्को में होने का दावा कर रहा था और इस बात पे वो अड़ा रहता है। इधर डेविड पर हेलेना की गवाही के बिना ही कोर्ट में कार्रवाई चालू हो जाती है। उंगलियों के निशान और ब्लड ग्रुप के आधार पर ही डेविड को हेलेना का बलात्कार करने के जुर्म में दोषी पाया जाता है और उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन वो हेलेना की खून की बात सिरे से नकार देता है। इस सज़ा से डेविड अपने आप को जल्द ही छुड़ा लेता है और अपने अकाउंटिंग के काम को फिर से चालू कर देता है। लगभग 15 साल गुजर जाते हैं। उधर हेलेना के माता पिता अपने बेटी के कातिल को सज़ा मिलने की राह देखते देखते मर जाते हैं। हेलेना का पति भी दूसरी शादी कर लेता है और जुलाई 1999 में कैंसर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। हेलेना के लिए रोने वाला या उसके लिए इंसाफ की मांग करने वाला अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जिंदा थी तो बस हेलेना की PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की रिसर्च, जो कि उसने कई साल पहले चालू की थी। उसकी मौत के बाद भी हेलेना की टीम ने उसकी ये रिसर्च जारी रखी। इस रिसर्च में किसी एक DNA को लेकर उसका आकार करोड़ों गुना बढ़ाकर उसे यूजेबल और टेस्ट करने लायक सैंपल तैयार किया जा सकता है। पुलिस ने हेलेना की लैब और उसके रिसर्च की मदद से 15 साल से चल रहे हेलेना के केस में सबूत के तौर पर जमा किए हुए टूटे हुए नाखून पर टेस्ट करते हैं। उसमें से खून का सैंपल निकालकर उस पर PCR टेस्ट करते हैं और उससे निकले हुए DNA को डेविड के DNA से मैच करते हैं और वो DNA डेविड के DNA से मैच हो जाता है और डेविड को दोषी करार दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हेलेना की रिसर्च ने उसके खूनी को सज़ा दिलाई, जैसे कि खुद हेलेना ही अपनी कब्र से इस ओर इशारा कर रही हो। इस केस पे समांथा वेनबर्ग ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पॉइंटिंग फ्रॉम द ग्रेव, अ ट्रू स्टोरी ऑफ मर्डर एंड DNA। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए मिस्टिक क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।